हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बराबर बने हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे साथ यूं ही अपना प्रेम बनाए रखिए और ताकि मेरा काम निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं आपको पढ़ाने में रुचि रखती हूँ, तो मेरी वो रुचि भी पूर्ण होती रहे। आज बारी है वाक्य पढ़ाने की। पदबंध पूरा हो चुका है। सभी वीडियो में आप मिलकर देखेंगे तो आपको पूरा पदबंध का हर हिस्सा मिल जाएगा, उदाहरण सहित। तो आज वाक्य पढ़ा रही हूँ जो क्लास 10th के बी कोर्स में सिलेबस के रूप में है, और उसमें भी है रचना के आधार पर वाक्य। लेकिन मैं शुरुआत वाक्य किसे कहते हैं वहां से शुरू करूंगी। तो सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की बात अगर करें तो वास्तव में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती, और उस स्थिति में उसके पास सिर्फ क्या होता है, एक ध्वनि ध्वनि होती है। जन्म लेने वाले बच्चे के पास एक ध्वनि होती है जो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होती है, वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। वर्ण से धीरे धीरे क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द, इन्हीं वर्णों का जब सार्थक मेल होता है शब्द बनता है, और शब्दों का अगला क्रम होता है वाक्य। जब यही शब्द विभिन्न प्रकार के परसर्ग चिन्हों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कारक चिन्हों के माध्यम से सार्थक रूप में मेल बना करके एक भाव को प्रकट करते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि राम ने रावण को बाण से मारा, अब इसमें से सारे परसर्ग चिन्ह हम हटा दें, राम ने हटा दें। मैं लिख कर समझा देती हूं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब ये एक व्यवस्थित क्रम है जो एक भाव स्पष्ट कर रहा, जो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें से ने, को, से, ये कारक चिन्ह है या ये परसर्ग चिन्ह कहे जाते हैं। अगर इनको हटा देंगे तो राम रावण बाण मारा, ये चार शब्द तो आ गए। यदि हम हिंदी भाषी हैं तो हम इसका स्वरूप जो है अर्थ निकाल सकते हैं, परंतु अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत रहेगा। ये भाव स्पष्ट नहीं कर रहा, तो ये वाक्य नहीं हो सकता जब तक हम ने, को और से का प्रयोग इसमें नहीं कर लेते। तो यही हुआ, यानी शब्दों का वह सार्थक मेल जो अर्थ ग्रहण करा सके उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो शब्दों, साधारण भाषा में बिल्कुल बता रही हूं, शब्दों का वह सार्थक मेल, वह सार्थक मेल जो अर्थ ग्रहण करा सके उसे वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण ऊपर लिखा हुआ है, चाहे उसको लिख लीजिए या लिख दीजिए। मोहन बाजार से फल लाता है। अब चाहे इसको कह दीजिए, कोई भी है, लेकिन यहां पर जो भी शब्द बन रहे हैं वे शब्द समूह एक अर्थ ग्रहण करा रहे हैं, तो इस अर्थ ग्रहण कराने से आपको ये वाक्य कहलाएगा। यदि इसी को हम वास्तव में इसी को हम अगर व्याकरणिक भाषा या जो कहना चाहिए पुस्तकीय भाषा में लिखना चाहें तो पुस्तकीय भाषा में भी लिख सकते हैं, जिसको क्या पढ़ेंगे पुस्तकीय, ये तो मैंने अपनी साधारण भाषा में लिख दिया, पुस्तकीय भाषा में भी लिख दूं तो परिभाषा की डाल के लिख देती हूं। आपको अगर अपनी कॉपी पे लिखना होगा तो आसान रहेगा। अर्थवान शब्दों का, अर्थवान
शब्दों का वह व्यवस्थित समूह वह व्यवस्थित समूह वह व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को जो हमारे मन के भावों और विचारों को अर्थवान शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, सिद्ध हो, सक्षम हो, वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं या वाक्य कहते हैं। उदाहरण आप कोई लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर का लिख लीजिए, दोनों दो उदाहरण मैंने दिए हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर व्याकरणिक भाषा की दृष्टि में आपको परिभाषा पूछी जा रही 1 नंबर की, तो आप इस तरह से लिखें कि उसमें अच्छे अंक मिल सके। ना इसमें गलतियां हैं ना इसमें गलतियां हैं, सिर्फ ये अपनी भाषा में लिखा है, इसको मैंने व्याकरणिक भाषा किताबी भाषा में लिख दिया है। ये किताबी भाषा में दोनों परिभाषाएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी उदाहरण लिख सके। तो ये तो हो गया आपका वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि जब तक शब्द बिखरे हुए, बिना व्याकरणिक नियम से, बिना व्यवस्था से जुड़े हुए इधर उधर रहते, मैंने 4 शब्दों को यहाँ 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 ऐसे करके लिख दिया, और अगर आपसे पूछूंगी कि क्या ये वाक्य हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ये अपने में जुड़े नहीं है और इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इस स्थान पर ये शब्दों का झुंड है, समूह है, तो वाक्य नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो वाक्य को बताने के लिए हमें एक सार्थक मेल करना पड़ेगा, जिसमें से अगर हम व्यवस्थित रूप इसी को कहते हैं कि कारक चिन्हों को जोड़ करके हम सार्थक रूप प्रकट करें। अगर सार्थक रूप प्रकट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वाक्य का रूप कहलाएगा, उसे हम वाक्य कहते हैं। वो अर्थ ग्रहण कर, राम खाना खाता है, मोहन बाजार जाता है, सीता मैदान में खेलती है, तमाम वाक्य हैं। किसी भी वाक्य को हम जो कुछ भी आपसे बोल रहे हैं सब वाक्यों में है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाक्य कहलाते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको वाक्य की परिभाषा समझाई है यहाँ पर कि वाक्य किसे कहते हैं। अब मैं आपको वाक्य के अंग बताती हूँ कि वाक्य के कौन से अंग हैं। वाक्य के अंग मतलब कौन कौन सा भाग वाक्य का होगा जो कि वाक्य में होता है और उसे हमें समझना चाहिए। अब देखिए, वाक्य के प्रमुख रूप से 2 अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग माने जाते हैं। एक को कहते हैं उद्देश्य, और दूसरे को कहते हैं विधेय। एक को कहते हैं उद्देश्य, दूसरे को कहते हैं विधेय। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं रब करूंगी, तो मैं इसको रब कर देती हूं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उद्देश्य और विधेय को मैं अब समझाती हूं। अब उद्देश्य और विधेय ये 2 वाक्य के प्रमुख हिस्से हैं। यानी किसी भी एक वाक्य में ये 2 चीजें होती हैं। इंग्लिश में आपने सुना होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कही जाए, प्रेडिकेट
वाक्य में जो बात कही जा रही हो वो प्रेडिकेट है, यानी उद्देश्य और विधेय। वाक्य के जो दो प्रमुख अंग है, तो एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात कही जाए वो तो उद्देश्य है। वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या है? वाक्य में जो बात कही जाए वह विधेय है। राम खाना खाता है अगर मैं कहती हूं तो राम खाना खाता में राम जो है उद्देश्य है और खाना खाता है विधेय है। राम के बारे में बात कही जा रही तो राम उद्देश्य हो गया, और क्या बात कही जा रही? खाना खाता है, तो ये विधेय हो गया। तो मैं एक दो वाक्य लिख के समझा देती हूं आपको। जैसे रीता खिलौने से खेल रही है। रीता खिलौने से खेल रही है। अब रीता इसमें क्या है? ये आपका उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य हो गया, और ये आपका विधेय है। तो अब रीता के बारे में बात कही जा रही है तो रीता आपका उद्देश्य, जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य है। तो रीता के बारे में कही जा रही तो रीता यहाँ उद्देश्य है। फिर उसके बाद जो बात कही जाए, खिलौने से खेल रही है, ये बात कही जा रही है तो ये आपका विधेय हो गया। इसी तरह सभी वाक्यों में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, एक प्रेडिकेट होता है जो बात कही जाती है, यानी ये उद्देश्य है और वो विधेय है। इसी तरीके से मैं आपको दो तीन वाक्य और बोल रही हूं, उसको आप लिखिए और मुझे उद्देश्य और विधेय बताइए। अनुराग पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं। ये तीन वाक्य मैंने बोले हैं आपको। इन तीनों वाक्यों को में से आप उद्देश्य और विधेय अलग करें। यानी आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है एक वाक्य देकर कि इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय कौन कौन से हैं, इनको अलग करके बताइए। या उद्देश्य पूछा जा सकता है ये है कि नहीं है किसी और वाक्य को। क्या मान लीजिए मैंने यही वाक्य दिया और इसमें मैंने लिख दिया उद्देश्य में रीता खिलौना खेलना है। अब आपको अगर उद्देश्य पहचानते होंगे वाक्य में कौन सा तो आप लिखेंगे रीता उद्देश्य है और उस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे या सही करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य हो गया। इस तरीके से आपके वाक्य के दो अंग हो गए, उतार लीजिए। वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। तो मैंने आज आपको इतना बताया। अब मैं कल आपको बताऊंगी वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होता है वो 9th क्लास के लिए है। मैं उसको हिस्से को छोड़कर अभी 10th क्लास के लिए बताऊंगी, फिर मैं उसको बाद में बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और इतनी बात को आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा, समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ मेरे साथ जुड़ने के साथ साथ अपना भी उत्साह मुझे दिखाइए ताकि मेरा भी उत्साह दुगना हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मेरी उम्मीद को बढ़ाइए और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ सदैव बने रहेंगे, जिसके लिए मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये है उद्देश्य है कि मैं बच्चों को किसी तरह जुड़ी रहूं और पढ़ाऊं, तो वो काम मेरा सफल हो रहा है। तो जिसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके अगले पार्ट को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में कल मिलूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।